तो चलिए आज कुछ बनाते हैं। एक बहुत ही आम वेब एलिमेंट हीरो बैनर। और इसको बनाने के बहाने हम कुछ ऐसे ज़रूरी सीएसएस कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो हर वेब डेवलपर के काम आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम सब ने ये कभी ना कभी जरूर झेला है। एक बढ़िया सी बैकग्राउंड इमेज लगाई, उस पर टेक्स्ट डाला और जैसे ही सोचा कि बैकग्राउंड को थोड़ा धुंधला कर दें, टेक्स्ट भी साथ में धुंधला हो गया। बहुत ही परेशान करने वाली चीज है ना? आज इसी का पक्का इलाज ढूंढते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम एक मायावी से दिखने वाले हीरो बैनर से शुरू करेंगे, ओपेसिटी वाली प्रॉब्लम को सुलझाएंगे, फिर सीएसएस बॉक्स मॉडल के अंदर झांकेंगे। उसके बाद हम पक्का करेंगे कि हमारा टेक्स्ट आराम से पढ़ा जा सके। और आखिर में अपने बैनर को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए कुछ फिनिशिंग टच देंगे। तो हमारा पहला पड़ाव है ये मायावी हीरो बैनर, मतलब वो पहली कोशिश जहां टेक्स्ट को सीधे उस कंटेनर में डाल दिया जाता है जिसमें बैकग्राउंड इमेज है। लगता तो बहुत सीधा साधा है, पर असल में सारी कहानी यहीं से उलझना शुरू होती है। तो देखिए, ये है हमारी बिफोर वाली हालत। एक सुंदर इमेज है, टेक्स्ट भी है, पर या तो उसे पढ़ने में जोर लगाना पड़ रहा है या वो बैकग्राउंड में ही खो गया है। यही वो आम सी दिखने वाली मुश्किल है जिसे हम अब स्टेप बाय स्टेप सुलझाने वाले हैं। अब आते हैं हमारी पहली और शायद सबसे बड़ी रुकावट पर। बैकग्राउंड इमेज को हल्का सा ट्रांसपेरेंट कैसे बनाएं बिना उसके ऊपर रखे टेक्स्ट पर कोई असर डाले। ये एक क्लासिक सीएसएस पहेली है। देखिए, सारी गड़बड़ की जड़ है ये ओपेसिटी प्रॉपर्टी। जब आप किसी पेरेंट एलिमेंट पर ओपेसिटी लगाते हैं तो वो अपने अंदर मौजूद हर चीज पर लागू हो जाती है, टेक्स्ट पर भी। सच तो ये है कि सीएसएस के पास सीधे तौर पर सिर्फ बैकग्राउंड इमेज पर ओपेसिटी लगाने का कोई तरीका ही नहीं है। और ये रहा वो आहा मोमेंट। बाईं तरफ है ओपेसिटी का जाल जहां सब कुछ धुंधला है, और दाईं तरफ है इसका एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन, एक स्यूडो एलिमेंट। ये टेक्निक हमें बैकग्राउंड के लिए एक अलग लेयर बनाने की आज़ादी देती है जिसकी ओबेसिटी हम टेक्स्ट को छेड़े बिना कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जादू होता कैसे है? बहुत आसान है, बस ये 5 स्टेप्स हैं। पेरेंट कंटेनर को पोजीशन रिलेटिव देते हैं ताकि वो किरी बिफोर स्यूडो एलिमेंट के लिए एक एंकर बन जाए। फिर किरी बिफोर को पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं ताकि वो पेरेंट के अंदर ही फैल जाए। किरी कंटेंट इसे स्क्रीन पर दिखाने के लिए ज़रूरी है। और बस आखिर में बैकग्राउंड इमेज और अपनी मनचाही ओपेसिटी लगा दीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ठीक है, लेयर्स तो अपनी जगह पर आ गईं, पर अब एक नई चीज़ अजीब लग रही है। टेक्स्ट के आसपास की स्पेसिंग कुछ ठीक नहीं है। इसे ठीक करने के लिए हमें सीएसएस के एक बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, द बॉक्स मॉडल। इसे ऐसे समझिए कि वेब पेज पर हर एलिमेंट, चाहे वो टेक्स्ट हो या इमेज, एक आयताकार बॉक्स के अंदर बंद है। अगर ये समझ आ गया कि ये बॉक्स कैसे काम करता है, तो लेआउट को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। भले ही ये बॉक्स दिखे नहीं, पर होता हमेशा है। इस बॉक्स की 4 परतें होती हैं। सबसे अंदर होता है असली कंटेंट, उसके चारों तरफ होती है पैडिंग, जो कंटेंट और बॉर्डर के बीच की खाली जगह है। फिर आता है बॉर्डर, बिल्कुल एक फ्रेम की तरह, और सबसे बाहर होता है मार्जिन, जो इस बॉक्स को दूसरे एलिमेंट से दूर रखता है। एक पिक्चर फ्रेम की तरह ही तो है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। डिफ़ॉल्ट रूप से जब हम किसी एलिमेंट को विड्थ देते हैं तो वो सिर्फ कंटेंट की चौड़ाई होती है। पैडिंग और बॉर्डर उसमें बाद में जुड़ते हैं, जिससे एलिमेंट हमारी उम्मीद से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। लेकिन बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स इस्तेमाल करने से विड्थ में ही पैडिंग और बॉर्डर शामिल हो जाते हैं। यकीन मानिए, इससे लेआउट बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। बहुत बढ़िया, हमारी लेयरिंग एकदम सही है, स्पेसिंग भी कंट्रोल में है, लेकिन टेक्स्ट अभी भी बैकग्राउंड इमेज पर पढ़ने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो अब हमारा फोकस है पठनीयता, यानी रीडेबिलिटी पर। जैसा कि स्टीव जॉब्स ने कहा था, डिजाइन सिर्फ सुंदर दिखने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि चीजें काम कैसे करती हैं। और अगर कोई टेक्स्ट को पढ़ ही नहीं पा रहा है तो इसका मतलब है कि डिजाइन अपना काम नहीं कर रहा। पठनीयता एक बेसिक फंक्शन है। तो एक नंबर जो दिमाग में बिठा लेना है वो है ये 4:1। ये वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस यानी WCAG का बताया हुआ मिनिमम कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। ये पक्का करता है कि कमजोर नजर वाले लोग भी टेक्स्ट को आसानी से पढ़ सकें। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। नॉर्मल साइज के टेक्स्ट के लिए रेशियो कम से कम 4.5:1 होना चाहिए। अगर टेक्स्ट बड़ा है तो उसे पढ़ना आसान होता है, इसलिए ये ज़रूरत थोड़ी कम होकर 3:1 हो जाती है। और हाँ, लोगो या जो टेक्स्ट सिर्फ सजावट के लिए है
उस पर कोई कॉन्ट्रास्ट नियम लागू नहीं होता। हम लगभग पहुंच ही गए हैं। हमारा बैनर बहुत अच्छा लग रहा है। अब आखिरी काम ये पक्का करना है कि हमारी सुंदर सी बैकग्राउंड इमेज का सबसे ज़रूरी हिस्सा हमेशा दिखे, स्क्रीन चाहे छोटी हो या बड़ी। और यहीं पर काम आती है बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी। ये हमें पूरा कंट्रोल देती है कि बैकग्राउंड इमेज अपने कंटेनर के अंदर कहाँ से शुरू होगी या कहाँ एंकर होगी। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ इमेज को टॉप सेंटर पर सेट किया गया है। आप देख सकते हैं कि इमेज का ऊपरी बीच का हिस्सा कंटेनर के ऊपरी बीच के हिस्से से अलाइन हो गया है। अब देखिए सेंटर के साथ इमेज पूरी तरह से बीच में आ गई है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। ये एक बहुत ही कॉमन और काम की सेटिंग है, खासकर तब जब इमेज का मेन फोकस बीच में हो। और यहाँ बॉटम राइट का इस्तेमाल करने से इमेज खिसक कर कंटेनर के निचले दाएं कोने में चली जाती है। तो इस प्रॉपर्टी से हमें डिज़ाइन पर काफ़ी कंट्रोल मिल जाता है। और ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट, एक सुंदर, आसानी से पढ़ा जा सकने वाला और प्रभावशाली हीरो बैनर। हमने एक आम सी प्रॉब्लम से शुरुआत की थी और कुछ पावरफुल CSS कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके उसे हल कर दिया। तो चलिए जल्दी से अपने सफर को याद करते हैं। हमने सूडो एलिमेंट से ओपेसिटी को ठीक किया, बॉक्स मॉडल से लेआउट को संभाला, WCAG गाइडलाइन से कॉन्ट्रास्ट पक्का किया और बैकग्राउंड पोजीशन से अपनी इमेज को परफेक्ट जगह दी। हर स्टेप ने अगले स्टेप की नींव रखी। तो हमने एक हीरो बैनर बनाया, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे हैं जैसे लेयरिंग, बॉक्स मॉडल, कॉन्ट्रास्ट और पोजीशनिंग, ये वेब डिज़ाइन के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब सवाल ये है, इन टूल्स के साथ आप आगे क्या बनाएंगे?